गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अच्छा ठीक है। चलो जी, आप लोग भी रिवीजन में पार्टिसिपेट करिएगा। आप ही के लिए रिवीजन हो रही है एंड आप ही का साथी रिवीजन करा रहे हैं। चलो गुड, स्क्रीन भी ले आना है। थैंक यू। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को स्टार्ट करके। तो एक ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप साथ साथ सारे बोलना, डिवीजन में करा रहा हूँ, सर भी कराते हैं, आप लोग भी करना। तो एक ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें हमने सीखा कि एक फर्म हो सकती है, वो भी ऑडिट कर सकती है, लेकिन उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी रोल होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। और जो भी फर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट लाएगी, वो एक फर्म के बिहाफ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, जो कि उस फर्म का पार्टनर भी होगा। अब इसके बाद हमने सीखा कि एक ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती है। पहले डिस्क्वालिफिकेशंस आई थी कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें से एक एलएलपी एक्सेप्शन थी। एक एलएलपी एलएलपी होगी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होके भी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकती है। अब उसके बाद एक ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी नहीं होना चाहिए। उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि पार्टनर या फिर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एक ऑफिसर या एम्प्लॉय का ऑफ द कंपनी। उसके बाद हमने सीखा कि एक पर्सन पर्सन का रिलेटिव या फिर पार्टनर, उसको तीनों को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि इन तीनों में से कोई भी एक रुपए का भी पेड अप शेयर कैपिटल या फिर मतलब कोई भी एक रुपए का भी शेयर नहीं होल्ड कर रहा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक रिलेटिव की एक्सेप्शन आई। अगर रिलेटिव चाहे तो वो 1 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर सकता है। और अगर कुछ भी 1 लाख से ऊपर भी जाता है तो हमारे पास 60 डेज की करेक्शन विंडो होगी, उसमें हम करेक्ट करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद हमने सीखा कि इसी सेम में इसके अंदर हमें कैश प्लस को सब्सिडीज के अंदर इनडेटेड ना होना चाहिए 5 लाख रुपए के लिए, और ये इनडेटनेस जो होती है वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद फिर हमने गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए 1 लाख रुपए तक के लिए। उसके बाद हमने सीखा कि एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के साथ जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अब वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जो एलिजिबल होगी वो होगी कैश, को सब्सिडीज और सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट ऑल्सो। अब उसके अंदर इसके अंदर क्या कहते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर हमारी दो एक्सेप्शंस भी आ गई थी, जिसके अंदर प्रोफेशनल सर्विस की एक्सेप्शन थी, और दूसरी एक्सेप्शन थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आर्म लेंथ प्राइस पे हमने क्या कहते हैं फाइनलाइज किया हो। उसके बाद हमने सीखा कि वो जो पर्सन होना चाहिए वो डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और आई थी नेक्स्ट, पर्सन हु इज फुल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर कोई पर्सन कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में है तो वो किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद एक पर्सन के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑडिट इज 20। ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ ऑडिट इज 20। उसके बाद इसमें दो एक्सेप्शंस भी आ गई थी, जिसमें ओपीसी था, डोरमेंट था, स्मॉल था, प्राइवेट कंपनी था। प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ तक की होनी चाहिए। तो ये सब इस 20 की लिमिट में एक्सक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर अ फ्रॉड, और उसके लिए 10 साल की बैन लग जाएगी। और पर्सन हु हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्ड सर्विसेज अंडर सेक्शन 144। तो इससे हमने 144 के अंदर का रेफरेंस लिया था, फिर हम 144 पे गए थे। 144 के अंदर 144 में हमने देखा था कि अगर कोई भी ऑडिटर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई रेंडर्ड सर्विसेज रेंडर कर देता है तो उसको माफी नहीं मिलेगी। तो माफी से हमारा निमोनिक बन गया था MAFI। एम ए से आ गया था हमारा मैनेजमेंट सर्विसेज, ए से आ गया था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड एक्चुअल सर्विसेज, एफ से आया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स। उसके बाद आई से आ गया था इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब हमें इतना तो सीख लिया कि क्या कहते हैं, एक ऑडिटर कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम सीखेंगे कि ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन आ गया था 139। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि मैनर कैसे हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कौन ऑडिटर हो सकता है। तो ऑडिटर होने के लिए सबसे पहले अगर हमारी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो दैट्स अनदर केस। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड जो होगा, बोर्ड मेंबर्स को एजीएम में रिकमेंड करेगा कि वो किसको ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। अगर बोर्ड एग्री कर जाता है तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी सबसे पहले अपना रिकमेंडेशन देगा ऑर्डर का टू द बोर्ड। अगर बोर्ड एग्री कर लेता है तो वो मेंबर्स को रिकमेंड कर देगा। अगर बोर्ड एग्री नहीं करता तो वो रेफर बैक करेगा टू द ऑडिटर। अगर ऑडिटर कंसिडर कर लेते हैं तो ऑडिटर कंसिडर करने के बाद एक नया नाम देगा बोर्ड को। अगर बोर्ड एग्री कर लेता तो देन वो वाला नाम एजीएम में चला जाता है इन द फ्रंट ऑफ मेंबर्स। अ, लेकिन अगर ऑडिट कमेटी इज फ्रेजाइल, वो नहीं मान रहे कि हम यही यही बोलेंगे कि हमारा ऑडिटर यही है, तो उसके बाद बोर्ड वो कंसिडर नहीं करता, वो अपना ऑडिटर रिकमेंड करता है इन द जनरल मीटिंग।
अब हमने देख लिया कि मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा एक ऑडिटर का। अब हम देखेंगे ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है। ऑडिटर जो होता है वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट होता है और वो सिक्स्थ एजीएम की जनरल मीटिंग तक अपना पोजीशन होल्ड करता है। इसमें टाइम गैप आ गया था 5 इयर्स का। अब हमने देखा कि मैक्सिमम 5 इयर्स होगा कि मिनिमम 5 इयर्स होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, एग्जैक्टली 5 इयर्स देखने चलना पड़ेगा। अब जब हम एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट उसके लिए उसका एक रिटन कंसेंट लेंगे और उससे सर्टिफिकेशन भी लेंगे। सर्टिफिकेशन में हमारी 4 चीजें आ गई थी। पहला था कि वो डिस्क्वालिफाइड अंदर एनी लॉ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद एज पर टर्म होना चाहिए, विद इन द लिमिट्स होना चाहिए, और उसने अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो उसके अंदर उसकी प्रोसीडिंग रिलेटिंग सारी लिस्ट हमारे पास आ जानी चाहिए। अब जब हमारा ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो हम एक आरओसी को इंटीमेट कर देंगे कि हमारा ऑडिटर ये है इन द फॉर्म ADD 1। अब उसके बाद हमने सीखा कि क्या कहते हैं, वैसे तो हम ऑडिटर्स को 5 इयर्स के गैप में यूजुअली कर सकते हैं वापस से रीअपॉइंट, लेकिन इसमें एक रोटेशन का लॉ हो गया था। रोटेशन का लॉ किस में रेफर करता है? पहला तो लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होगी उन सबको रोटेशन का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़, एंड एनी कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ जिनकी बोरोइंग्स है टोटल 50 करोड़ तक, तो उनके लिए ये रोटेशन का लॉ एप्लीकेबल होता है। अब रोटेशन क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन एन जनरल मीटिंग देन ही शैल नॉट बी एबल टू रीअपॉइंटेड एज इन द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब उसको एक 5 साल का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक फर्म अपॉइंट हुई है तो उसमें 5 साल और 5 साल के 2 टर्म्स यूज हो सकते हैं एज एन रीअपॉइंटेड। अब इसमें हमने पढ़ लिया कि ओपीसी और स्मॉल इसकी एक्सेप्शन है, ये चाहे तो कितने भी ईयर्स तक सेम फर्म या फिर इंडिविजुअल को ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। अब अब हमने ये पढ़ लिया इंडिविजुअल एक टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब हमारा कूलिंग पीरियड आ गया था 5 ईयर्स का। ऑडिट टर्म विद इन कॉमन पार्टनर, अगर कोई कंपनी अगर कोई दो एक सपोज एक फर्म ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंटेड है, उनका 2 टर्म 5 इयर्स का कंप्लीट हो चुका है, और अगर उसका कोई कॉमन पार्टनर किसी और फर्म में है तो उसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते इन द थर्ड टर्म। और अगर कोई पार्टनर अपना पीरियड कंप्लीट करके किसी और कंपनी में उसको लीव करके ज्वाइन करता है तो वो वाली फर्म भी क्या कहते हैं रीअपॉइंट अपॉइंट नहीं हो सकती। फर्दर अगर हमारा इनकमिंग ऑडिटर है वो हमारी प्रीवियस ऑडिट फर्म का नेटवर्क एंटिटी है तो वो भी नहीं हो पाएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी शैल हैव बीन गिवन अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एक कंपनी को 3 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर उनको पुरानी कंपनीज को नया लॉ कंप्लाई करने के लिए 3 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाता है। और एक कंपनी चाहे तो वो किन्हीं जॉइंट ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर सकती है इफ देयर बिजनेस बहुत ज्यादा है उनका तो। और फिर हमने देखा कि एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो उसमें सीएजी अपॉइंट करती है। इसमें हमने एक लिमिट सीखी थी फॉर नॉर्मल कंपनीज 30 एंड 90, एंड इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 60-30-60। इसके अंदर 30 एंड 90 नॉर्मल कंपनी के लिए 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर के लिए 30 डेज में बोर्ड कंप्लाई करेगा, एंड इन द नेक्स्ट 90 डेज जितने भी मेंबर्स होंगे अगर बोर्ड कंप्लाई नहीं करेगा तो 90 डेज में बोर्ड को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पहला पहला जो होता है कि पहला सीएजी का होता है कि सीएजी को 60 डेज में एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अगर सीएजी नहीं करती देन बोर्ड करेगा 30 डेज में। अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता तो 90 डेज के 60 डेज के अंदर मेंबर्स एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब उसके बाद हमारा आ गया था कैजुअल वैकेंसी का। अगर बीच में ऑडिटर अपना पोस्ट छोड़ देता है बाय एनी ऑफ द रीजन तो उसके अंदर उसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। इन नॉर्मल कंपनी इन एनी अदर कंपनी वो कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के अंदर बोर्ड फिल करेगा, एंड इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटेड बाय अप्रूव बाय द जनरल मीटिंग उसके अंदर 30 डेज में वो बोर्ड करेगा भी, प्लस 3 मंथ्स के अंदर हमें मेंबर से एसआरबी पास करवाना पड़ेगा। अब अगर इन द गवर्नमेंट कंपनी फाइल्ड बाय सीएजी विद इन 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर सीएजी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर सीएजी नहीं कर पाती तो फिर बोर्ड नेक्स्ट 30 डेज में करेगा। और सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब उसके रिटायरमेंट नेक्स्ट एजीएम पे हो जाएगा। नेक्स्ट एजीएम पे हम रीअपॉइंट करेंगे या फिर नई फर्म को अपॉइंट करेंगे। अगर रिटायरिंग ऑर्डर है तो रिटायरिंग ऑर्डर में बी रीअपॉइंटेड एट द एजीएम। उसकी 3 कंडीशंस आ गई थी। पहला, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, कोई नोटिस ना दिया होगा अपनी अनविलिंगनेस का कि मतलब वो ही नहीं चाहता कि मैं ऑडिट करूं, और एसआर नॉट बी
SR should be passed appointing some other auditor providing expressly that he shall not be reappointed. मतलब उसने अपना SR क्या कहते हैं कंपनी ने पास कर दिया हो कि हम इसको वापस से रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, इसके लिए SR पास करवा देना चाहिए। बहुत अच्छे, भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ जी, कोई और आगे आना चाहे? आगे रिवीजन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।